हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे भाई पावर इन सिमेट्रिकल कंपोनेंट एंड योर सीक्वेंस इंपीडेंस एंड सीक्वेंस नेटवर्क। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई पावर इन सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो आपको पता है भी जो आपकी कम्प्लेक्स पावर होती है राजी एस दैट इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू होता है भाई। ठीक है, और इसको हम बी आई कंजुगेट भी लिख देते हैं। ठीक है, हमने नेटवर्क थ्योरी में आपको बताया था यहाँ पे जो आई है इसके ऊपर जो कंजुगेट हम क्यों लेते हैं, समझे मेरी बात। चलिए अब इसको अगर मैं वोल्टेज को ए बी सी फेज में लिखूं तो आप इसके भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों फेज की पावर बी ए आई ए करंट प्लस बी बी आई बी करंट प्लस बी सी आई सी करंट, ये तीनों फेज की कम्प्लेक्स पावर आ जाएगी। ठीक है, दैट इज योर थ्री फेज पावर, थ्री फेज कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, एक फेज की पावर, दूसरे की पावर और तीसरे की पावर। अगर सिस्टम बैलेंस होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, 3b फेज इंटू आई फेज इसका अंडर रूट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे करंट भी क्या आएगा, लाइन टू लाइन करंट आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने आपको लिखा है दैट इज फॉर अनबैलेंस सिस्टम। अनबैलेंस सिस्टम में वोल्टेज और करंट तीनों फेज में डिफरेंट होंगे तो मेरी पावर भी क्या आएगी राजे, डिफरेंट होगी। ठीक है, दैट इज फॉर बैलेंस सिस्टम। ये जो आपका लिखा हुआ है ना, क्योंकि उसमें वोल्टेज और करंट तीनों फेज में सेम होता है, फेज डिफरेंस 120 डिग्री का होता है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ तक ठीक हुआ, ये मैं लाइन की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये चीज आपको भाई पता होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया आगे चलिए। अब अगर मैं इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं राजे तो आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं है सर, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म, बस बड़े आराम से समझते जाना है। ठीक है, जल्दबाजी करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो जो चीज आपने इसमें याद रखनी है वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए बी 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 सी, इसका एक मैट्रिक्स बना दिया और यहाँ पे करंट दिखा दो भाई आई ए कंजुगेट, या फिर आप पूरे मैट्रिक्स का कंजुगेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा भाई। जब आप मैट्रिक्स सॉल्व करोगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको इसके साथ, प्लस इसको इसके साथ, ये ऊपर वाली चीज ही आपके पास बन जाएगी। समझे मेरी बात। और आपको ये भी क्लियर है जी, अगर आपने पिछले लेक्चर में देखा था बी ए बी 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 और बी सी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। बोलो भाई, ये देखा था आपने, बी ए 0 बी ए 1 बी ए 2, बोलो देखा था कि नहीं देखा था? सर बिल्कुल देखा था, वेरी गुड। आपने ये भी आपने बाद में निकाल लिया था वी ए 1 वी ए 2, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए राजी। ठीक है, दैट इज 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या था, वोल्टेज बी ए बी बी और बी सी। ठीक है, इसी मैट्रिक्स का ये इनवर्स था। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स ए था तो ये नीचे वाला क्या था राजी, ए इनवर्स था। बोलो यहाँ तक ठीक हुआ? बिल्कुल सर, यहाँ तक बिल्कुल ओके हुआ। अगर मैं इसी चीज को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, वोल्टेज ए बी सी दैट इज इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स ए मान लेते हैं और यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव, सॉरी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक ओके हुआ? बोलो जी, बिल्कुल ओके हुआ। ऐसे ही आपका करंट का रिलेशन भी आपको पता भी सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं करंट का रिलेशन लिखना चाहूँ वो भी सेम रहेगा। बिल्कुल सर, आपका वोल्टेज और करंट दोनों के लिए ये चीज सेम होती है, हमने ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, चलिए और मुझे एक चीज बताइए, अगर मेरे पास अल्फा है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, अगर मैं अल्फा का कंजुगेट ले लूं, कंजुगेट आपने कम्प्लेक्स नंबर में देख लिया है भाई, आपका जो एंगल है वो नेगेटिव कर देता है। ठीक है, 1 एंगल नेगेटिव किसका वैल्यू होता है भाई, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 एंगल ऑफ 240 डिग्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 एंगल ऑफ माइनस 120 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो अल्फा का कंजुगेट है दैट इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर। बोलो ये चीज भी मेरे पास क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, चलिए इन सभी चीजों को हम भाई देखो कैसे लिख सकते हैं, वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसी ये जो वोल्टेज वाली इक्वेशन है, अगर इसको मैं इस फॉर्म में दिखाऊं, इसका मतलब ये कॉलम का क्या बना हुआ है राजे, ये रो बनी हुई है, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूंगा, ठीक है, टेक ट्रांसपोज मैट्रिक्स भाई आप देख चुके हैं ऑलरेडी, टेक ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा, वी ए बी बी और बी सी, ऐसे बन जाएगा।
बोलो जी। और जे मैट्रिक्स ए है, जे मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, बी है। इसका मतलब इन सभी का मुझे क्या लेना पड़ेगा राजी, ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स वोल्टेज 0 1 2 इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। करेक्ट हुई इतनी बात। आगे फिर आपने आपने लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं उसका हम यूज करेंगे। क्या था भाई, अगर मान लीजिए ए पी है, इसका ट्रांसपोज, इसको जब हम खोलेंगे तो पी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, वैसे ही जब हम इसको ओपन करेंगे दैट इज इक्वल टू वोल्टेज 0 1 2 का ट्रांसपोज, ठीक है, इनटू ए का ट्रांसपोज, ऐसे ही बन जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए, नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, बढ़े आगे, बोलो। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरी स्टोरी में। अब अगर मैं एस की बात करूं तो एस को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, एस दैट इज इक्वल टू, इस वोल्टेज की जो इक्वेशन है, इस वोल्टेज की इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, बोलो। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। वोल्टेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2, इसका ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। आगे क्या था भाई, आगे था मेरे पास करंट, ये था करंट। ठीक है, इस करंट का फॉर्मूला आपके पास ये पड़ा है भाई। ठीक है, लेकिन इसका क्या करना रहा जी, कॉन्जुगेट। ठीक है, और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी आपको पता है, अगर एपी का कॉन्जुगेट आपने करना है, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप उल्टा लिख दो, आंसर दोनों का सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसका भाई हम क्या करेंगे, इस करंट को ऐसे लिख देंगे, ए इंटू आई का सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, उसका क्या कर देंगे राजी, बोलो जी, उसका हम कर देंगे कॉन्जुगेट। चलिए, ए मैट्रिक्स इंटू आई 0 1 2 मैं नीचे दिखा देता हूं, इसका क्या करना है राजी, कॉन्जुगेट। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। 0 1 2 का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू जे बन जाएगा ए का कॉन्जुगेट इंटू आई 0 1 2 का कॉन्जुगेट। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए, ए मैट्रिक्स आपके पास था राजी 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यही था, चेक कर लो भाई एक बार। हाँ यही था, ये मैट्रिक्स था आपके पास। ठीक है, यही मैट्रिक्स था आपके पास ए। जब मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा राजी, ए का कॉन्जुगेट, आपको पता है अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ठीक है, हम ऑलरेडी ऊपर आपको बता चुकी है। ठीक हो इतनी बात। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए का कंजुगेट है, ये किसकी वैल्यू होती है राजी, बोलो। अगर मैं ए का इनवर्स बोलूं, वो किसके इक्वल होता है भाई, 1/3 इंटू 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, यही होता है भाई। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी राजे, दैट इज नथिंग बट 3a का इनवर्स। बोलो, ऐसे बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल सर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका a का इनवर्स कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर हुई यहां तक बात भाई, बोलो जल्दी से। अगर कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो हमें बता सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, बोलो। चलिए, या फिर आप ऐसा करिए, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, s दैट इज इक्वल टू वोल्टेज 0 1 2 का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू जो है वो लिख दीजिए पहले। ए की वैल्यू कितनी थी, 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, जो लास्ट पे रिजल्ट आएगा राजी, हमें तो सिर्फ उससे मतलब है। ठीक है, जो ए का इनवर्स है उसका मैट्रिक्स ये बन गया, इसकी वैल्यू लिख दो 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया इनटू, यहाँ पे करंट है, करंट है आई 0 1 2, उसका क्या करना है राजी, ट्रांसपोज। ठीक है, इस चीज को आप अलग से लिख दो। बोलो जी, जब नेक्स्ट स्टेप में आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ठीक है, हमें ये क्लियर है, जो ए का ट्रांसपोज है दैट इज ए ही होता है। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, चलिए तो कम्प्लेक्स पावर निकालें, एस दैट इज इक्वल टू वोल्टेज 0 1 2 का ट्रांसपोज। हाँ जी, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये जो आपके पास रो है ना, जे वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना आपने, जे वाली रो है,
इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, बोलो कितना आ रहा है। बस वैसे वैसे जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है उस आंसर की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से कितनी होगी, बोलो जी, बोलो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। अब ये वाले दूसरे का देख लेते हैं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है राजी 0। ऐसे तीसरे वाले के साथ देखो करके, तीसरे वाले के साथ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या था, आई करंट था, उसका कॉन्जुगेट करना। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा 3 वोल्टेज 0 1 2, इसका ट्रांसपोज अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये बन गया मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सपोज ए है, ए को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ए ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हम इस सर्किट से हटा देंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसको किसी भी साथ मल्टीप्लाई करो वही चीज आ जाएगी, मींस इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा I12 इसका कॉन्जुगेट। समझ मेरी बात, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आएगा जी S दैट इज इक्वल टू 3। इसको उसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं भाई, VA0 VA1 VA2, और यहाँ पे क्या है IA0 IA1 IA2, इसका क्या करना है राजी कॉन्जुगेट। ठीक है, तो 3 फेज जो कॉम्प्लेक्स पावर आएगी S दैट इज इक्वल टू 3 BA0 इंटू IA0 का कॉन्जुगेट प्लस 3 BA1 इंटू IA1 का कॉन्जुगेट प्लस 3 BA2 इंटू IA2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये मेरे पास क्या राजी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स पावर। ये फॉर्मूला आपने भाई याद रखना है, दैट इज दो 3 फेज एक्चुअल कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए ये जो आपके पास जीरो सीक्वेंस है उसकी वोल्टेज और करंट इंटू 3 कर दो, जीरो सीक्वेंस की वजह से आ गया, फिर आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस की वजह से आ गया, फिर आपके पास किसकी वजह से आ गया राजी, बोलो नेगेटिव सीक्वेंस की वजह से आ गया। ठीक है, तीनों सीक्वेंस की पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल एक्चुअल पावर आ जाएगी 3 फेज। ठीक हुआ, बोलो जी, बिल्कुल ठीक हुआ सर, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो 3 है इसको कॉमन निकाल के लिख दो। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो आपके पास सर्किट होगा उसके पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस की जो पावर है इंडिविजुअल की, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरी 3 फेज पावर आ जाएगी। बोलो, अगर मैं इसको पर यूनिट में देखूं, इन पर यूनिट, तो पर यूनिट आपका सिंगल फेज बेसिस होता है, उसमें से ये 3 हट जाएगा, जो सभी वैल्यू होंगी वो मेरी किस में आ जाएंगी राजी, BA0 इन पर यूनिट, IA0 इन पर यूनिट प्लस BA1 in per unit into IA1 that is in per unit plus BA2 in per unit into IA2 into per unit। ठीक है, ये पर यूनिट में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम 3 हटा देंगे। ठीक है, अगर मुझे सिंगल फेज पावर चाहिए होगी तो मैं जो बेस होगा MVA वो सिंगल फेज वाला मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे 3 फेज वाली चाहिए तो मैं 3 फेज वाला कर दूंगा। ठीक है जी, तो दैट इज योर 3 फेज पावर। ठीक है, अगर इसका सिंगल फेज फॉर्म में लिखना हो तो सिंगल फेज पावर, तो बस सिंपली ये चीज आ जाएगी राजी। ठीक है, दिस इज योर सिंगल फेज एक्चुअल पावर। ठीक है, ये सभी की सभी जो वैल्यू रहेंगी राजी, दैट इज एक्चुअल वैल्यूज, राइट, दिस इज योर एक्चुअल वैल्यूज। करेक्ट हुई इतनी बात, तो ये चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स पावर आपको मैंने करवाया है, इसका लास्ट का जो कंक्लूजन बस यही है कि जो कॉम्प्लेक्स पावर होगी आपके पास ड्यू टू फेज सीक्वेंस, वो पॉजिटिव के साथ भी आएगी, नेगेटिव के साथ भी आएगी और जीरो सीक्वेंस के साथ भी आएगी। ठीक है, पॉजिटिव के साथ निकालो, नेगेटिव के साथ निकालो और
आप 0 के साथ निकालो और तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 फेज आ जाएगी। अगर आपने सिंगल फेज चाहिए तो जे वाला सिंगल फेज के साथ आ जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात? तो जे भाई मैंने आपको यहां से बताया, ठीक है। तो इसको जस्ट हल्का सा प्रूव करवाया था, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए जो सीक्वेंस कंपोनेंट की पावर है वो सेम है जैसे आपकी पहले पावर आपने निकाली थी वैसे की वैसे ही आएगी, ठीक है। बस याद ये रखना, पॉजिटिव की निकाल दो, नेगेटिव की निकाल दो, 0 की निकाल दो, ठीक है जी। बोलो हो जाएगा? हो जाएगा तो एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से फटाफट और ट्राई करिए अपने आप, अगर आप कर सकते हो कि नहीं। लिखिए एन अनबैलेंस्ड सिस्टम हैविंग सीक्वेंस कंपोनेंट मान लीजिए वोल्टेज V1 है 1.2 पर यूनिट, V2 है मेरे पास -0.4 पर यूनिट, V3 है मान लीजिए -0.1 पर यूनिट, ठीक है। और I1 I2 और I0 मेरे पास गिवन है 3 - J4 पर यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन है आपका भाई, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय फेज ए ऑन 100 MVA बेस, ठीक है। ए फेज कितनी पावर आपकी कंज्यूम करेगा वो आपने निकालना है। ठीक हो इतनी बात? चलिए, जो मेरे पास एक्चुअल एस तीनों फेज की है दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या आया था, 3BA1 इंटू IA1 प्लस VA2 इंटू IA2 प्लस BA0 इंटू IA0, यही आया था ना। ये था मेरे पास एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो बेस वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सॉरी 3 से डिवाइड करने का कोई रूल नहीं है, आपने पर यूनिट सभी को पर यूनिट में ले लेना है, 3 का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटीज हम किस में ले लेंगे, सिंगल फेज की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। व्हाट हियर लिखो जी, व्हाट हियर क्वांटिटीज इन पर यूनिट है तो हम इसको पर यूनिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने ऊपर देखा था। तो एस ए बी सी that is equal to VA1 into IA1 plus BA2 into IA2 plus BA0 into IA0, ठीक है। ये सभी की सभी वैल्यू किसमें होगी राजे, इन पर यूनिट। करेक्ट हुई इतनी बात? चलिए जो जल्दी से फटाफट इसमें वैल्यूज पुट करिए भाई। तो VA1 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे B0 था, सॉरी यहाँ पे B0 है भाई आपका जीरो सीक्वेंस, ठीक है। ऐसे ही ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, ये नेगेटिव सीक्वेंस है, ये जीरो सीक्वेंस है, ठीक है। मैंने तो शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर लिखा होगा पॉजिटिव सीक्वेंस, वोल्टेज, नेगेटिव सीक्वेंस जो भी है, ठीक है। चलिए अब BA1 की वैल्यू, तो करंट तो आप देख सकते हो भी तीनों में सेम है, ठीक है, तीनों में सेम है। आप ऐसा करिए करंट को तो बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अंदर वोल्टेज लिखिए 1.2 -0.4 -0.1, ठीक है। 1.2 -0.4 -0.1 इंटू करंट, करंट का क्या करना राजी आपने, कॉन्जुगेट, ठीक है। सभी जगह जी कॉन्जुगेट है राजी, दैट इज 3 - J4 का क्या कर देंगे, बोलो जी कंजुगेट कर देंगे, ठीक है। तो अंदर कितना बचेगा 1.2 -0.5, कंजुगेट क्या हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा भी कंजुगेट का मीनिंग, ठीक है। तो अंदर बाहर कितना बचेगा 0.7 इंटू, हाँ जी 9 + 16 का अंडर, जे इसकी क्या आ जाएगी, बोलो 25 √5, जे इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। एंगल कितना आएगा 5, 10 का इनवर्स 4/3, ठीक है। तो इंटू कितना आ जाएगा 5 एंगल ऑफ, इसको कैलकुलेट कर लेना भाई 53.13 आ जाएगा, ठीक है। तो एस की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी एस की पर फेज वैल्यू है जी, एस इन पर फेज दैट इज इक्वल टू 3.5 एंगल ऑफ 53.13, ठीक है। जी किस में आ गया जी, पर यूनिट में, ठीक है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में MVA बेस कितना है भाई 100, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, बोलो जी एस एक्चुअल। एस एक्चुअल क्या हो जाएगी, बोलो पर यूनिट भाई ऑलरेडी जानते हो आप, इनटू MVA बेस। अब अगर MVA बेस मेरा 3 फेज होगा तो ये पावर कौन सी आएगी 3 फेज। अगर ये जो मेरे पास
सिंगल फेज होगी MVA बेस, तो ये जो एस एक्चुअल आएगा राजे वो क्या आएगा, सिंगल फेज आएगा। ठीक है, यही आपके पास बेनिफिट होता है पर यूनिट सिस्टम का, राइट। चलिए, तो इसका मतलब एस एक्चुअल की जो वैल्यू आएगी, एस एक्चुअल दैट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 100 एंगल ऑफ 53.13। ठीक है, तो एस एक्चुअल कितनी आ जाएगी राजे, ये 0.5 है ना, तो इसको मैं यहां से लिख दूं। नेक्स्ट स्टेप में 350 आ जाएगी। ठीक है, 350 जी आ जाएगी MVA। ठीक है, इतनी आपके पास क्या आ जाएगी राजे, एस एक्चुअल। लेकिन हमें क्या चाहिए, पावर कंज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से हम क्या निकाल सकते हैं राजे, आपकी एक्चुअल पावर भी निकाल सकते हैं। एक्चुअल पावर क्या होगी, बोलो बोलो जी, क्या होगी, 350 इंटू ये जो एंगल है आपका, इसका ले लो कॉस 53.13। अगर रिएक्टिव पावर चाहिए होती तो 350 इंटू ये जो एंगल है इसका क्या ले लेंगे, साइन 53.13। ठीक है, ऑलरेडी हम ये चीजें देख चुके हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज योर 70 मेगावाट आ जाएगी, और ये आपके पास आ जाएगी 93.33 MVAR। समझे मेरी बात, कोई डिफिकल्ट था भाई, कोई चीज, कोई भी चीज डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट कर दीजिए, फिर हम करते हैं इस टॉपिक को क्लोज। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे भी, द जीरो एंड पॉजिटिव सीक्वेंस, आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ phase current A is BA0 that is equal to 1 angle of minus 60 degree. ठीक है, BA1 that is 2 angle of 0 degree. If phase voltage BA that is equal to 3 angle of 0 degree, then find BB and BC। ये आपने भाई कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कर सकते हो भी, जल्दी से बोलो। बिल्कुल सर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको BA BB जो BC, ये अनबैलेंस सिस्टम की जो है, अनबैलेंस है जी, दैट इज इक्वल टू 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, बस दो ही रिलेशन है, इनको आपने याद रखना है, VA0 VA1 VA2। ठीक है, उतनी बात। अब कैलकुलेट क्या चीज करनी है आपने, कैलकुलेट आपने ये जो BB है और BC, ये कैलकुलेट करना है। BA आपके पास गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन आपके पास, BA0 भी गिवन है, BA1 भी गिवन है, आपको BA2 चाहिए होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो आप सीक्वेंस वोल्टेज पे जाइए, BA0 VA1 VA2। हाँ जी, ये किसकी इक्वल थी, 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। हाँ जी, नेक्स्ट कितना था, BA BB BC, और ये जो BA है राजे, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 1 एंगल ऑफ माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम का हम यूज कर लेंगे, या आप ऐसा करिए, किसका यूज करेंगे बोलो, BB का रिलेशन निकाल लो यहाँ से। BB का रिलेशन बोलो कितना होगा, बोलो जी, BB का रिलेशन के साथ निकालूं या BA के साथ निकालूं, BA0 के साथ भी निकाल सकते हो भाई। ठीक है, BA0 के साथ कितना होगा, अगर यहाँ पे मैं रिलेशन निकालूं तो BA0 दैट इज इक्वल टू 1/3। हाँ जी, इस 1 को इसके साथ प्लस इसके साथ प्लस इसके साथ, लेकिन उसके साथ तो कोई बेनिफिट यहाँ पे होने वाला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जिसके साथ मुझे मेरा रिलेशन मिल जाए। ठीक है, BA2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। BA2 अगर निकालना है, अगर ये चीज आपको गिवन है राजे, तो आप डायरेक्टली इसी कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो BA की वैल्यू कितनी आ रही है, BA दैट इज इक्वल टू BA0। हाँ, यहां से आ जाएगा भाई BA2। BA कितना गिवन है, 1 एंगल ऑफ माइनस 60 डिग्री। BA0 कितना गिवन है भाई, BA0 है, BA आपके पास गिवन है 3 एंगल ऑफ 0 डिग्री, 3 एंगल ऑफ 0 डिग्री। BA0 की वैल्यू है 1 एंगल ऑफ माइनस 60 डिग्री, प्लस BA1 है 2 एंगल ऑफ 0 डिग्री, और यहां से मैं BA2 निकाल लूंगा। BA2 इज इक्वल टू 3 एंगल ऑफ 0 डिग्री माइनस 1 एंगल ऑफ माइनस 60 डिग्री 2 एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो BA2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 1 एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर ये चीज मुझे पता चल गई, फिर तो मेरा क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा भाई, फिर तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है इस वाले कंपोनेंट की। चलिए इसको मैं हटा देता हूं भाई।
इसका मतलब मुझे बी भी चाहिए। ये जो बी की वैल्यू है वो कितनी होगी, इस यहाँ पे जो वैल्यूज हैं राजे वो रख देते हैं जो जो आपने कैलकुलेट कर रही हैं। बी ए जीरो की वैल्यू है 1 एंगल ऑफ -60 डिग्री, ये है 2 एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये आपने निकाल लिया 1 एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बी भी किसके इक्वल हो जाएगा राजे, तो 1 एंगल ऑफ -60 डिग्री प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 2 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस हाँ जी अल्फा 1 एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही बीसी आ जाएगा आपका भाई 1 एंगल ऑफ -60 डिग्री प्लस अल्फा इंटू 2 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इसको भाई कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ऐसे करके भाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे देखते हैं फिर सीक्वेंस इंपीडेंस एंड सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, तो करें स्टार्ट। लिखिए फिर नेक्स्ट सीक्वेंस इंपीडेंस देख लेते हैं भाई। तो सीक्वेंस इंपीडेंस आपके पास कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट सीक्वेंस इंपीडेंस। तो सीक्वेंस इंपीडेंस भाई बताइए जल्दी से क्या होगी। ठीक है, लिखिए सीक्वेंस इंपीडेंस। टॉपिक का नाम है सीक्वेंस इंपीडेंस एंड सीक्वेंस नेटवर्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस इंपीडेंस। तो जो आपके पास सीक्वेंस इंपीडेंस होती है राजेश, ये मेनली 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, दूसरा आपके पास होता है नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, थर्ड आपके पास होता है जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। फटाफट पहले को डिफाइन कर देते हैं, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना भाई। ठीक है, पहले लिखिए पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। हाँ जी, तो मैं लिख देता हूं एक भाई, बाकी आप ऐसे का वैसा लिख लेना। द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट when positive sequence current alone are flowing is known as पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। वो वाली इंपीडेंस जो सिर्फ आपके पॉजिटिव करंट को क्या करेगी भाई, अपोज करेगी, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस बोलो इंपीडेंस। नेगेटिव सीक्वेंस क्या होगा, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट व्हेन नेगेटिव सीक्वेंस करंट अलोन आर फ्लोइंग इज नोन एज नेगेटिव सीक्वेंस। ऐसे ही जीरो सीक्वेंस, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट व्हेन जीरो सीक्वेंस करंट अलोन आर फ्लोइंग इज नोन एज जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। ठीक है, तो तीनों को भाई आप कंप्लीट करिए और आगे फिर हम देखेंगे सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड कर लेना भाई, जो जो आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है इसको हम Z1 के साथ लिखते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस को Z2 के साथ, और Z0 को किसके साथ लिखेंगे भाई, बोलो बोलो जी, इसको लिखेंगे हम Z0 के साथ। ठीक है, चलिए अब लिखिए सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, सीक्वेंस नेटवर्क पहले इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम इसको आगे हर एक कंपोनेंट के साथ कंपोनेंट का लिखेंगे भी कैसे कैसे सीक्वेंस नेटवर्क आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, लिखिए अ सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट composed of the impedances to current of any one sequence only is known as बोलो सीक्वेंस नेटवर्क for that particular sequence।
ठीक है। तो सीक्वेंस नेटवर्क भी आपके तीन टाइप के होते हैं भाई, एक होता है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के अंदर आपके पास पूरा का पूरा सर्किट आपका भाई पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव का होगा, वोल्टेज भी पॉजिटिव होगी, करंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, इंपीडेंस भी पॉजिटिव होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे राजे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। और नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होगा, आपके सभी पैरामीटर क्या होंगे राजे नेगेटिव, वोल्टेज भी, करंट भी, इंपीडेंस भी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे राजे पॉजिटिव सीक्वेंस, सॉरी नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जीरो सीक्वेंस होता है, ठीक है। A single phase equivalent circuit composed of the impedance to current of any one of sequence only is known as sequence network। समझ रहे मेरी बात। अब हम फर्दर नेक्स्ट वन बाय वन देखेंगे भाई हर एक पैरामीटर का जो सीक्वेंस नेटवर्क है वो कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। मान लीजिए जनरेटर है तो जनरेटर का पहले पॉजिटिव देखेंगे, फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर जीरो, ठीक है। ऐसे ही लोड आ गया आपका, ट्रांसफार्मर आ गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपने वैसे ही फटाफट आपने उसका सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है, जो चीज पूछी जाएगी वो चीज आपने बता देनी है। सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस नेटवर्क फॉर लोड। तो लिखिए भाई सीक्वेंस नेटवर्क फॉर लोड। लोड के केस में हम सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। चलिए इसका भी सबसे पहले हम देखते हैं। मान लीजिए पहले लोड कनेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास स्टार कनेक्टेड लोड है, ठीक है, स्टार कनेक्टेड लोड, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास स्टार कनेक्टेड लोड है विद न्यूट्रल ग्राउंडिंग विद जेड ऑफ एन और एक्स एन, ठीक है, जो भी गिवन होगा, ठीक है। मान लीजिए स्टार कनेक्टेड मेरे पास राजी लोड है आपके पास, ठीक है, और इसकी जो न्यूट्रल है वो मान लीजिए Zn और Xn के साथ आपके पास ये ग्राउंडेड है, ठीक है। ये आपके पास न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। इसकी तीनों इंपीडेंस हो सकती है भाई Z1, Z2 और Z0, ठीक है। मान लीजिए इसका जो फेज सीक्वेंस है राजी वो ABC है। क्या है? ABC इसका क्या है? फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस वैसे इसकी जरूरत नहीं होती, वो तो आपके पास जो चीज जनरेट करता है उसकी होती है अल्टरनेटर की, ठीक है। लोड तो सिंपल एक लोड है, ठीक है। मान लीजिए ये चीज आपके पास गिवन है। अब मुझे इसका ड्रॉ करना है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के अंदर सभी पैरामीटर क्या होंगे राजी? बोलो, हाँ जी बोलो जी। पॉजिटिव के अंदर सभी पैरामीटर पॉजिटिव के होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका जो सर्किट होगा राजी, इसके अंदर जो इंपीडेंस होगी राजी किसकी होगी? Z1 होगी या Z2 होगी? Z1 होगी, क्योंकि Z1 के आपके पास पॉजिटिव इंपीडेंस है, ये Z2 है, ठीक है। सॉरी Z2 नहीं होगी, सभी की पॉजिटिव ही होगी क्योंकि हम पॉजिटिव सीक्वेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। बोलो जी, ओके हो जाएगा? बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। जे वोल्टेज जो रहेगी VA1 होगी राजी, जे BV1 होगी, जे BC1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी एक मेरे पास है पैरामीटर, ये है मेरे पास X ऑफ एन, या फिर आप Zn अगर इंपीडेंस लेके चले तो Z ऑफ एन। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट होगा राजी? न्यूट्रल पॉइंट होगा। इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट इज IA1, इसमें जो फ्लो करेगा IB1, इसमें जो फ्लो करेगा दैट इज योर IC1। बोलो यही होगा। और न्यूट्रल पे जो करंट जाएगा राजे दैट इज योर I ऑफ एन, ठीक है। बोलो ये चीज देखी है। अगर मैं इसका पर फेज रिप्रेजेंटेशन करूं, पर फेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये तो आपके पास थ्री फेज था, पर फेज में क्या राजे? जे यहां से लेके जे एक फेज, चाहे जे ले लो चाहे जे वाला फेज ले लो, ठीक है, चाहे आप यहां से लेके जे वाला फेज ले लो, ठीक है। तो इसकी पर फेज अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो पर फेज रिप्रेजेंटेशन राजे इसका क्या होगा? बोलो जल्दी से, फटाफट बताओ भाई जल्दी से। तो पर फेज इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा राजे, मैं सबसे पहले ग्राउंड से चलूंगा। नीचे देखो ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है, इसके बाद क्या आ रहा है? Zn आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? Zn। आगे देखिए ये पॉइंट मेरे पास N आ रहा है, न्यूट्रल पॉइंट, ये देखिए न्यूट्रल पॉइंट। अब मैं इस A फेज का बना लेता हूं भाई, ठीक है। इसका मतलब इसके बाद मेरे पास क्या इंपीडेंस है? Z1, ठीक है। और ऐसे चला गया, ऐसे ही बना था भाई। ये वोल्टेज है BA1, ये यहाँ पे करंट कितना जा रहा है? IA1,
बोलो करेक्ट हुई इतनी बात? फटाफट बोलो भाई, अगर कोई दिक्कत है तो कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? ओके, इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना है, आई ऑफ एन है, यहाँ पे करंट कितना है, आई ए वन है। इस सर्किट से तो ये प्रूव हो रहा है आई ए वन इक्वल टू आई ऑफ एन, ठीक है? अभी सर्किट ड्रॉ नहीं हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं आई एन करंट की बात करूं, यहां से आई एन करंट की बात करूं, आई एन करंट, ये जो आई एन करंट है ये किसके इक्वल होगा राजी? आप देख सकते हो ध्यान से, आई ए वन ये आउटगोइंग करंट प्लस जे वाला करंट प्लस जे वाला करंट, ठीक है? तो ये है आई ए वन प्लस आई बी वन प्लस आई सी वन। आपको पता है जो पॉजिटिव सीक्वेंस है भाई बैलेंस सिस्टम होता है। मान लीजिए इसका करंट आई एंगल ऑफ 0 डिग्री है तो दूसरे का कितना होगा, आई एंगल ऑफ माइनस 120 डिग्री, तीसरे का कितना होगा, आई एंगल ऑफ प्लस 120 डिग्री, ठीक है? इसका मतलब इस तीनों की वैल्यू क्या है राजी, 0 होती है। इसका मतलब न्यूट्रल में करंट कितना जाएगा, 0 जाएगा। 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट कितना जाएगा राजी, न्यूट्रल में 0 जाएगा। अगर 0 जाएगा इसका मतलब, 0 का मतलब क्या है, ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट होगा राजी ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ठीक है? ओपन सर्किट मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी, ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस करंट के लिए न्यूट्रल की जो कंडीशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है? इसका मतलब मुझे इसको सर्किट से क्या करना पड़ेगा राजी, हटाना पड़ेगा, ठीक है? इसका मतलब ये सर्किट के अंदर नहीं आएगा, ये रहेगा ओपन सर्किट, ठीक है? तो सिंपली मेरा सर्किट कैसा बनेगा राजी, ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसको दिखाने के लिए हम ऐसे बना देंगे, दैट इज योर न्यूट्रल पॉइंट। बोलो, ये मेरे पास क्या बन जाएगा इसका, पॉजिटिव सर्किट, ठीक है? तो यहाँ पे भाई आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे दिखा देना है, ठीक है? ये चीज आपकी हट जाएगी, ठीक है? क्योंकि न्यूट्रल के अंदर पॉजिटिव करंट कितना जा रहा है भाई, 0 जा रहा है, ठीक है जी? तो ये कौन सी इंपीडेंस है राजी, Z1, दैट इज योर पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। ये आपके पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस क्या भाई, बोलो, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है, ठीक है? ये मेरा जो नेटवर्क बना है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है? अब फ्यूचर में आपने जैसे ही आपने यहाँ पे सर्किट देखा, उस सर्किट का अगर आपको पॉजिटिव सीक्वेंस सर्किट ड्रॉ करना है तो फटाफट आप ड्रॉ कर दोगे भाई, जो आपके पास यहाँ पे इंपीडेंस है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दोगे, ठीक है? इन केस ऑफ लोड, ये मेरे पास लोड है, लोड के अंदर कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर अल्टरनेटर होता तो यहाँ पे वोल्टेज जो उसकी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हम इसमें लिखेंगे, ठीक है? यही बस डिफरेंस होगा लोड के अंदर और आपके अल्टरनेटर के अंदर। यहां तक करेक्ट हुई बात? बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ जो न्यूट्रल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा करंट फ्लो करेगा राजी, 0 सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा, कोई भी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है? बोलो जी, इसका मतलब अगर मैं इसको n दिखाया है, अगर n की वजह से अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन लिखूं न्यूट्रल की, वोल्टेज ऑफ n, करंट देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ड्रॉप इज पॉजिटिव से नेगेटिव। जो b ऑफ n आपने कैलकुलेट करना है, ये प्लस माइनस बी ऑफ एन है, ठीक है? तो आप देख सकते हो जो वोल्टेज आपने कैलकुलेट करनी है और जो ड्रॉप की प्लेटियर है वो अपोजिट है, तो वी ऑफ एन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस आई ऑफ एन इंटू जेड ऑफ एन। ये चीज क्लियर है? अब आई ऑफ एन तो इस केस में क्या हो गया राजे, 0, तो वोल्टेज एट न्यूट्रल इस केस में कितनी हो जाएगी, 0 वोल्ट। इसका मतलब अब एन को हम रेफरेंस मान सकते हैं, ठीक है? मतलब इसको हम ग्राउंड मान सकते हैं, ठीक है? दैट इज 0 वोल्ट, वी एन एट दैट पॉइंट इज 0 वोल्ट। करेक्ट हुई इतनी बात? तो इसका जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है राजे वो मेरे पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है? तो प्लस माइनस BA1, दिस इज योर Z1, दिस इज योर I1। करेक्ट हुई इतनी बात? बोलो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप मुझे साथ डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, ये मेरे पास पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है? तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में क्या होगा, आपके पास तीनों के तीनों जो फेज होंगी उसकी जो इंपीडेंस होगी राजे वो कितनी होगी, Z ऑफ T होगी, Z ऑफ 2 होगी, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास Z ऑफ N के साथ न्यूट्रल ग्राउंडेड है, ठीक है? तो यही मेरे पास होगा भाई। बोलो, यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, BA1 VA2, ये बी फेज है, BB2, और ये क्या हो जाएगा, VC2 हो जाएगा, ठीक है जी? और यहाँ पे करंट आपको पता है I ऑफ N हो जाएगा, यहाँ पे करंट IA2, IB2, ये भी कितना हो जाएगा, IC2,
ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूट्रल करंट होगा मेरा वो कितना होगा राजी, जल्दी से बताओ फटाफट। IA2 प्लस IB2 प्लस IC2। ठीक है, इसमें भी क्या होता है भाई, तीनों फेज में फेज का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है और फेज डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है 120 डिग्री। इसका मतलब न्यूट्रल में इसका करंट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी इफेक्ट जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट है इसका भी न्यूट्रल पे आप चाहे कुछ मर्जी लगाओ कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस के लिए जो आपका रिटर्न पाथ होता है वो आपका फेज ही उसके काम करते हैं। जो 3 फेज होते हैं ना एबीसी, उसमें से एक फेज या 2 फेज रिटर्न पाथ का काम करते हैं। हम ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं। ठीक है जी, अगर इसका मैं पर फेज रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाएंगे भाई, ये Z2 है, ये वोल्टेज VA2 है, ये मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, Z ऑफ N आएगा। ठीक है, ये मेरे पास ग्राउंडेड है, ये I ऑफ N है। I ऑफ N मेरे पास कितना आ गया राजे, बोलो जल्दी से। I ऑफ N सर मेरे पास आ गया है 0। तो अगर ये राजे 0 आ गया है इसका मतलब इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। और वोल्टेज एट N पॉइंट कितनी होगी, बोलो जी। V ऑफ N आपके पास माइनस I ऑफ N इंटू Z ऑफ N है, जे I ऑफ N 0 है, तो वोल्टेज एट N इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, ग्राउंड। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क होगा वो आपके पास J बन जाएगा, Z ऑफ 2। यहाँ पे कितनी है वोल्टेज, BA2, करंट कितना जा रहा है, IA2। बोलो जी, क्लियर हो जाएगी इतनी बात, बिल्कुल हो जाएगी सर। ये है आपका नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, तो ये चीजें भाई आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर हम 1 बाय 1 देखेंगे इसको, मैं पहले इंडिविजुअल का बता रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही आपने नेगेटिव सीक्वेंस इसका सर्किट ड्रॉ करना है, कुछ नहीं है, जस्ट नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस को आपने VA2 के साथ लगा देना है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। बोलो जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई जल्दी से मेरे साथ डिस्कस करो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट सुनिए, जीरो सीक्वेंस जो आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को ऐसे ड्रॉ करना है, जे वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। बोलो ओके हो जाएगा। ठीक है जी, तो थर्ड पॉइंट लिखिए इसका, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ये चीज आपकी भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्किट सेम का सेम है, बस अब इंपीडेंस कितनी आ गई आपकी, जेड ऑफ नॉट आ गई। ठीक है, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं, आगे हम फिर बार बार इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको क्लियर रहना चाहिए कि इंपीडेंस आपकी कौन सी आने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास इंपीडेंस है जेड ऑफ एन, जी है जेड नॉट, जेड नॉट, जेड नॉट। ठीक है, वी ए नॉट, बी वी नॉट, बी सी नॉट, करंट कितना जाएगा, आई ए नॉट, आई वी नॉट और आई सी नॉट। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना जाएगा राजे, न्यूट्रल करंट। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है। बोलो बोलो जी, यहां तक ये चीज हो जाएगी, बिल्कुल सर हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर इसका मैं पर फेज सर्किट की बात करूं, पर फेज सर्किट कैसा ड्रॉ होगा, यहाँ पे सर जेड नॉट आ जाएगा सर, इसके बाद न्यूट्रल पॉइंट है सर, इसके बाद मेरी जेड ऑफ एन है सर, फिर मेरा ग्राउंड है, जेड ऑफ एन है सर, और यहाँ पे सर जो वोल्टेज है दैट इज BA0 है सर, यहाँ पे जो करंट जा रहा है IA0 जा रहा है सर, इसमें जो करंट जा रहा है सर न्यूट्रल करंट जा रहा है। ठीक है, बोलो भाई यहां तक ठीक हो जाएगा। अब बारी आ गई भाई न्यूट्रल करंट की, तो न्यूट्रल करंट कौन सा होगा, जे वाला करंट प्लस जे वाला करंट प्लस जे वाला करंट, तो कितना होगा, IA0 प्लस IV0 प्लस IC0। और आपको ये चीज क्लियर है भाई, जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होता है और जो वोल्टेज होता है वो तीनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इसका मतलब I ऑफ n दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IA0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो ही सिर्फ न्यूट्रल में फ्लो करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस करंट मेरा क्या रहेगा राजी, जीरो। ठीक है, ये पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट एनालिसिस का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, लास्ट में मैं फॉल्ट एनालिसिस की समरी बताऊंगा, सिर्फ वही पॉइंट आपने याद रखनी है। ठीक है, वो चीज आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इन न्यूट्रल लिख लो भाई, इन न्यूट्रल ओनली जीरो सीक्वेंस करंट इज फ्लोइंग। ठीक है,
इसका मतलब आई ऑफ एन कितना है जी, 3 टाइम्स ऑफ आई ए नॉट। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया इसको। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आई एन और ये दोनों करंट तो सेम ही आप बता रहे हो ना, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। अगर ये दोनों करंट सेम है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपके पास, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपके पास आई ओ जीरो इक्वल टू आ जाए आई एन विच इज इक्वल टू 3IA0। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, इसका मतलब इस सर्किट को सीरीज में अच्छे से कनेक्ट करने के लिए ये जो आई एन करंट मेरा 3 टाइम्स जा रहा है आई ए नॉट का, उसका इफेक्ट मैं कैसे दिखाऊं, उसका इफेक्ट हम राजे दिखा देंगे यहाँ पे। ये 3 हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी इंपीडेंस आपके पास गिवन होगी, उसको जब भी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आपने ड्रॉ करना है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राजे, मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट स्टेप में आपने दूसरा सर्किट ड्रॉ करना है, यहाँ पे पहले 3IA0 ही दिखाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, Zn को रिप्लेस कर देना भाई Zn के साथ। आप देखो मेरा KCL इस पॉइंट में वैलिड रहेगा, बिल्कुल सर वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होगा, जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होगा राजे, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, वो मेरा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये है Z1, ये मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट होता है, बोलो जी, ये हो जाएगा 3Z ऑफ n, और यहाँ पे वोल्टेज मेरा रहेगा VA0। इसमें जो करंट जाएगा दैट इज IA0। ठीक है, अगर करंट मेरा देखो IA0 जा रहा है यहाँ पे IA0, तो अगर मैं V ऑफ n वोल्टेज की बात करूंगा तो करंट ऐसे जा रहा है, तो ड्रॉप इज पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, लेकिन हमारी जो वोल्टेज जो आपने कैलकुलेट करनी है, ये है प्लस और ये है माइनस, ये है V ऑफ n। तो V ऑफ n की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, ड्रॉप की पोलैरिटी, ये जो ग्रीन वाला है ड्रॉप है, और जो वोल्टेज कैलकुलेट करनी है ये अपोजिट है, तो Vn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 ऑफ IA0 इंटू Zn। समझ रहे मेरी बात। ये कौन सा करंट होगा राजी, IA0, दैट इज योर, बोलो दैट इज योर, बोलो 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 जल्दी से, दैट इज योर जीरो सीक्वेंस करंट। करेक्ट हो इतनी बात। चलिए, अगर मुझे VA0 की वैल्यू अगर निकालनी है तो राजी कितनी होगी, जल्दी से बताओ VA0 की वैल्यू कितनी होगी। VA0 इज नथिंग बट, बोलो बोलो कितनी होगी भाई, आप KCL अप्लाई कर दो इसमें। KCL जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी राजे -IA0 Z0 प्लस 3Z ऑफ n। ठीक है, ये मेरे पास VA0 आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, बोलो ठीक हुआ। बस इसमें याद रखने वाला पॉइंट सिर्फ एक ही है कि जो Zn है उसका इफेक्ट जीरो सीक्वेंस में कैसे दिखाएंगे, 3Zn के साथ। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास ये सर्किट बनेगा दिखा होगा, मुझे इसका जीरो सीक्वेंस ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम इसका जीरो सीक्वेंस की वोल्टेज इंपीडेंस, और अगर Zn गिवन है तो 3Zn। ठीक है, ऐसे बना देंगे बस फटाफट। ठीक हो इतनी बात, बढ़े आगे। चलिए, ये तो भाई मेरे लोड के केस में तीनों सर्किट मैंने आपके पास दिखा दी है। ठीक है, अब अगर मेरे पास न्यूट्रल मेरी, ठीक है, अब केस नंबर 2 इसका लिख लो भाई। पहले हमने देखा था केस नंबर 1 फॉर स्टार कनेक्टेड लोड, ए पार्ट में देखा था स्टार कनेक्टेड लोड विद न्यूट्रल ग्राउंडिंग विद Zn। ठीक है, अब बी पॉइंट इसका लिखिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, लोड तो मेरा स्टार में कनेक्टेड है। ठीक है, 4 स्टार कनेक्टेड, इफ लोड इज स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल, पहले हमने क्या था, ग्राउंडिंग थी, मान लीजिए अब अनग्राउंडिंग है, तो उस केस में आपके पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। अनग्राउंडिंग का मीनिंग क्या है, इसका तीनों इंपीडेंस हो सकते हैं भाई, ये ए फेज है, ये बी फेज है, ये सी फेज है, ये जो न्यूट्रल है। ठीक है, आप पहले तो Zn के साथ इसका वो था ना, ये पहले Zn के साथ आपके पास था। अब मैंने क्या कर दिया, न्यूट्रल को मैंने अनग्राउंड कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास
ये चीज नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं है तो इसका मतलब IN तो मेरा परमानेंटली जीरो हो गया। ठीक है, तो परमानेंटली अगर जीरो हो गया तो इसका अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करूं, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, सर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का तो न्यूट्रल के साथ कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, तो वो तो सर वैसे का वैसा ही रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अगर मैं नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की बात करूं तो क्या होगा, सर नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के ऊपर भी उसका कोई ना कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर नहीं होता तो वेरी गुड है यार। तो ये VA1 था, ये VA2 है, यहाँ पे Z2 है, ये V2 है। सर लेकिन जो आप ड्रॉ करोगे ना जीरो सीक्वेंस, उसके ऊपर राजे इसका इफेक्ट रहेगा। जो न्यूट्रल की कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ किसको इफेक्ट करेगी राजे, जीरो सीक्वेंस को। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे पास Z0 आ गया राजे, यहाँ पे मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट आ गया सर। इसके बाद इसको ओपन सर्किट सर, इसके बाद यहाँ पे 3Z था सर। ठीक है, अगर यहाँ पे 3Z था तो हम क्या कर सकते हैं भाई, बोलो हमारी क्या गलती है इसमें। ठीक है, अब जैसे ही अनग्राउंडेड होगा तो इसके अंदर यहाँ पे हम ओपन सर्किट दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर IN जीरो है, क्योंकि न्यूट्रल अनग्राउंडेड है, IN जीरो है, तो जीरो सीक्वेंस के फ्लो के लिए इसमें कोई पाथ नहीं मिलेगा। ठीक है, जीरो सीक्वेंस का पाथ सिर्फ और सिर्फ किसके साथ मिलता है भाई, ग्राउंडिंग के साथ। ठीक है, अगर ग्राउंडिंग जीरो है इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास मेरा जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो भी क्या हो जाएगा राजी, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट IA0 फ्लो कर रहा था वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मींस जीरो सीक्वेंस करंट इज एब्सेंट। ठीक है, इसका मतलब कंपल्सरी कंडीशन हमने जो ऑब्जर्वेशन देखी थी उसमें यही देखी थी ना, फॉर द फ्लो ऑफ जीरो सीक्वेंस, जीरो आगे डाल लेना भाई, जीरो सीक्वेंस करंट रिटर्न पाथ थ्रू ग्राउंड इज कंपल्सरी। इफ ground is unavailable means no zero sequence current flow। ठीक है, अगर ग्राउंडिंग प्रेजेंट होगी तो फ्लो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, अगर प्रेजेंट होगा तो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, अब सी पार्ट लिखिए जल्दी से फटाफट। अगर मेरा जो लोड है मान लीजिए वो डेल्टा कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, लिखिए व्हेन लोड इज डेल्टा कनेक्टेड, अगर लोड मेरा डेल्टा कनेक्टेड हो जाए तो उस केस में क्या होगा, बोलो जी। ये मेरे पास लोड है, ये डेल्टा कनेक्शन मैंने दिखा दिया भाई, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस तो वैसे का वैसा ही ड्रॉ होगा राजी। फर्क किस में आएगा, बोलो जल्दी से बताओ भाई, फर्क कहाँ पे आएगा। फर्क हमारा नजर आएगा, हाँ जी बोलो फटाफट। फर्क राजी हमारा नजर आएगा जीरो सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, तो जीरो सीक्वेंस के ऊपर इसका भाई फर्क नजर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव सर्किट तो वैसे आप पॉजिटिव के साथ दिखा दो, नेगेटिव के साथ दिखा दो। जैसे ये है ना, आपने पर फेज दिखाना है तो पर फेज तो आप इजीली दिखा सकते हो भाई। ठीक है, तो इजीली दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, बोलो। इजीली दिखाने के लिए हम Z1 और Z2 के साथ रिप्लेस कर देंगे फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो जीरो सीक्वेंस है उसके लिए हम देख लेते हैं भाई क्या होगा। चलिए, यहाँ पे मान लीजिए करंट मेरा है IA, ये करंट कौन सा है IB, ये करंट कौन सा है IC। ये राजी कौन से करंट है, लाइन में आ रहे हैं तो लाइन करंट हो गया ना, दीज आर द लाइन करंट ऑफ डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। ठीक है जी, और इधर को जो करंट जा रहा है ये IAV है, इधर को जो करंट जा रहा है IBC है, इधर को जो करंट जाएगा ICA। ठीक है, ये जो IAV है, IBC है और IC है, A है, ये आपके कौन से करंट आ रहा है, फेज करंट। दीज आर योर फेज करंट। ओके, यहां तक ओके हुआ, बोलो बिल्कुल ओके हुआ सर। तो अगर मैं IAV करंट की बात करूं, IAV जो करंट होगा फेज करंट IAV,
वो सर उसका पॉजिटिव सीक्वेंस प्लस उसका सर नेगेटिव सीक्वेंस, उसका सर जीरो सीक्वेंस। ऐसे भी होगा भाई। ऐसे ही अगर IBC की बात करूं सर, IBC का 0, IBC का 1, IBC का नेगेटिव सीक्वेंस। ऐसे ही ICA होगा, ICA 0 प्लस ICA 1 प्लस ICA 2। ठीक है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस का हम लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो जी, बोलो लिख सकते हैं भाई? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अगर मैं लाइन करंट की बात करूं, लाइन करंट IA करंट देखो, जल्दी से KCL अप्लाई करो। IA करंट इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये बाहर को जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, ये भी बाहर जा रहा है। ठीक है, बाहर वाले करंट इक्वल टू अंदर आने वाले करंट। ठीक है, इसका मतलब IA कितना हो जाएगा, ICA माइनस IAB। बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो जी हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा। तो फिर घबराते क्यों भाई, बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, बोलो, बोलना सीखिए। ICA इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, ICA 0 प्लस IC1 प्लस IC2 माइनस IAB 0 माइनस IB1 माइनस, बोलो जी, IB2। ये तो दोनों सेम होंगे भाई, क्योंकि जीरो सीक्वेंस सेम होते हैं। ठीक है, तो ICA1 माइनस IAV1 माइनस IC2 सॉरी प्लस IC2 माइनस IAB2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है मेरे पास IA का जे पॉजिटिव है प्लस IB का जे नेगेटिव है प्लस IA का जो जीरो सीक्वेंस है वो कहाँ है, इसमें वो क्या है, ये है जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन करंट है इसके अंदर जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है वो तो क्या आ रहे हैं राजे, जीरो आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास जीरो है। ठीक है, ये देखो आपके पास ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, इसको IA1 बोल देते हैं। ये दोनों नेगेटिव है, इसको नेगेटिव बोल देते हैं। इसका मतलब जीरो सीक्वेंस मेरे पास प्रेजेंट नहीं है इन लाइन। ठीक है, लेकिन जो फेज करंट था राजे, ये जो IAB फेज करंट था ना, इसके अंदर तो प्रेजेंट है ना। इसका मतलब फेज के अंदर प्रेजेंट है, लाइन के अंदर क्या रहेंगे, बोलो जीरो रहेंगे। बोलो करेक्ट हुई इतनी बात? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जीरो, नोट करके लिख लो इस पॉइंट को, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इज प्रेजेंट इन फेज, इज प्रेजेंट इन फेज करंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जीरो सीक्वेंस करंट इज एब्सेंट इन लाइन करंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ लाइन के अंदर, ये जो लाइन है, लाइन के अंदर आपके पास जीरो सीक्वेंस करंट नहीं जाएंगे, जीरो सीक्वेंस करंट आपके फेज के अंदर ही आपके रोटेट करते रहेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, करंट तो फ्लो ही करेगा ना, इसका मतलब इस वाइंडिंग के अंदर ही क्या करेगा भाई, वो फ्लो करता रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इसका मैं जीरो सीक्वेंस सर्किट ड्रॉ करूंगा तो जीरो सीक्वेंस करंट मेरा फेज के अंदर तो रहेगा ना, लेकिन बाहर लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो पर फेज आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस टाइप से होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ओपन रहेगा, रास्ता क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, ये IAB 0 है। ठीक है, IAB 0 मेरे पास कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा इन लाइन। ठीक है, लेकिन फेज के अंदर क्या करेगा जी, रिवॉल्व करता रहेगा। कौन सा करंट, IAB 0। समझ रहे मेरी बात? बोलो, लाइन के अंदर ये चीज जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका पर फेज रिप्रेजेंटेशन मेरी इस टाइप से बनेगी। समझे मेरी बात? चलिए भाई, इस लेक्चर में हमने देखा आपके पास थ्री फेज पावर। ठीक है, थ्री फेज पावर के केस में आपने क्या याद रखना है? ठीक है, अगर मैं समरी की बात करूं, समरी ऑफ दिस लेक्चर, सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स पावर होती है थ्री फेज, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, बोलो प्रॉपर लिख लेते हैं, P प्लस JQ होती है, विच इज इक्वल टू 3VI कॉन्जुगेट होती है, विच इज इक्वल टू √3 V लाइन टू लाइन इंटू I लाइन टू लाइन कॉन्जुगेट होती है फॉर बैलेंस। अगर अनबैलेंस हो जाएगा उसको हम लिख देंगे 3BA कॉन्जुगेट प्लस 3, या 3 को कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे हम लिख देंगे
BB IB का कंजुगेट प्लस BC IC का कंजुगेट। ठीक है, ये जो करंट और वोल्टेज है वे पर फेज है। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, अगर सीक्वेंस जैसे कंपोनेंट हमारे पास गिवन है, उस केस में जो मेरे पास पावर हो जाएगी दैट इज 3 टाइम्स ऑफ BA0 IA0 प्लस BA1 IA1 का कॉन्जुगेट प्लस BA2 इंटू IA2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू थी होती है इसकी, दैट इज एक्चुअल। अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, इसका पर यूनिट कितना होगा, तो BA0 इंटू IA0 कंजुगेट। ये सभी जो वोल्टेज और वो वैल्यूज होंगी करंट की, वो किस में होंगी राजे, पर यूनिट में होगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, ऑल क्वांटिटीज इन पर यूनिट। ठीक हुई इतनी बात। अगर मुझे इसकी सिंगल फेज पावर चाहिए एक्चुअल, उसके लिए मैं MVA बेस कौन सा लूंगा, सिंगल फेज वाला। अगर 3 फेज चाहिए तो 3 फेज वाला। ठीक है, फिर हमने देखा सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, सीक्वेंस नेटवर्क के अंदर क्या आएगा, आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस जैसे ही ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव सीक्वेंस की इंपीडेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस का करंट, उसके साथ वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, जो भी सर्किट आपके पास गिवन होगा उसकी Z1 के साथ उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव सीक्वेंस सेम होता है, लेकिन जो जीरो सीक्वेंस होता है उसका जो इफेक्ट होता है न्यूट्रल के साथ आएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव था उसका न्यूट्रल के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं है। आप चाहे उस पे ZN लगाओ, चाहे जीरो लगाओ, चाहे ना लगाओ, ठीक है, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो न्यूट्रल है उसका वही इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जहां पे भी आपने ZN देखा कब जीरो सीक्वेंस में, उसको रिप्लेस कर देना राजी 3ZN के साथ। ठीक है, जे वाला पॉइंट। ठीक है, जे वाला सर्किट आपका वही इंपॉर्टेंट है। जीरो सीक्वेंस कैसे ड्रॉ करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए जी, इस लेक्चर में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।